दोस्तों नमस्कार। जैसा कि दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, अंकगणित आधारभूत प्रमेय जो कि ये रियल नंबर के अंतर्गत जो वास्तविक संख्या के क्लास 10 के विद्यार्थी के लिए है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होता है। अगर मैं इसके पहले बात करूं कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम था। अगर वो वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर उसमें देखिए कि नंबर सिस्टम के अंतर्गत आप लोगों को भाज्य भाज्य सब डिस्कशन किया है संख्या के बारे में। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय होता क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं भाज्य, क्या लिखते हैं, भाज्य संख्या लिखते हैं, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। क्या लिखते हैं, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होता है, हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखिए भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ये कहता है कि किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के घातों के रूप में लिखना क्या कहलाता है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। हम यहाँ पर परिभाषा लिख रहे हैं किसी भाज्य संख्या को, यहाँ पर लिखिए किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आप लोग चर्चा किए कि अभाज्य संख्या क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, किसी संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल को घातों के रूप में लिखना, घातों के रूप में लिखना क्या कहलाता है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। आप लोग इसी परिभाषा को देखिए, फिर से नोट कर लीजिए। किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या को गुणनफल के घातों के रूप में लिखना क्या कहलाता है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो इसे आगे तो हम समझाते हैं कि अंकगणित आधारभूत प्रमेय क्या होता है। यहाँ पर लिखा है किसी भाज्य संख्या को। अब देखिए भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, इसके मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में एकदम विधिवत डिस्कशन किया था। अगर नहीं जानते भाज्य अभाज्य के बारे में मेरे पिछले वीडियो को जस्ट जाके देखिएगा, उसमें भाज्य क्या होता है अभाज्य क्या होता है अच्छी तरह उसमें से ग्राफ में बताया गया है। तो लिखा है किसी भाज्य संख्या को, मान लीजिए हम भाज्य संख्या एक 4 लेते हैं। ठीक है, बोला है किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल। अब इसके देखिए भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनफल क्या होगा, 2 होगा गुणे 2 होगा, 2 दूनी 4, ये अभाज्य गुणनखंड है। किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल को घातों के रूप में लिखना क्या कहलाता है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसके देखिए 4 बराबर 2 गुणे 2 है, इसे 2 का पावर क्या लिखेंगे 2। तो ये क्या है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय लागू हो रहा है इसमें कि अभाज्य संख्या को हम घातों के रूप में जोड़ रहे हैं या लिख रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। जैसे मान लीजिए हम एक प्रश्न हम लेते हैं, जैसे 12 देखिए भाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्या है तो इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो भाज्य संख्या से गुणनखंड क्या करेंगे, 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 3 12। अब ये देखिए अभाज्य गुणनखंड हो गया। यहाँ पर भाषा में लिखा है किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल को घातों के रूप में लिखना। घातों के रूप में लिखना क्या कहलाता है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसको घातों के रूप में लिख दीजिए। 2 का घात 2 कितना है, 2 गुणे 3 घाते कितना लिखेंगे 1। ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का दर्शाता है। ठीक है, और लेते हैं, इसमें लिख रहे हैं कितना, ले रहे हैं 15। ठीक है, अब इसका हम देखिए 15 का भाज्य संख्या हो गया, हम इसको गुणनखंड कर रहे हैं, इसका कर रहे हैं 3 गुणे 5। ठीक है, अब 15 का गुणनखंड किए 3 गुणे 5 आ गया। अब देखिए हम चाहे 3 गुणे 5 लिखे, चाहे इसका फैक्टर क्या लिखे 5 गुणे 3, इसके चाहे 3 गुणे 5 लिखे, इसके साथ 5 गुणे 3 लिखे, बात एक ही है। तो इसमें आप लोग परिभाषा में जोड़ सकते हैं किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के घातों के रूप में लिखना, और उसका क्रम अद्वितीय होता है। अद्वितीय मतलब उसे हम कई प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम उदाहरण के तौर पर लिखें 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अगर हम मान लीजिए कोई गुणनफल का फैक्टर हो गया, हम एक इस प्रकार लिखें 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अगर हम दूसरा क्रम, हम क्रम की बात कर रहे हैं, अगर हम दूसरा क्रम लिखिए तो लिखिए 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 3, इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। अगर हम 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 2, हम क्रम को चाहे जिस प्रकार लिख सकते हैं, इसका अद्वितीय हल होता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अंदर कितने सूत्र होते हैं, हम उसके बारे में अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अंतर्गत हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना पड़ता है। इसके अंतर्गत क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ। इसको कहते हैं लसर, लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक लसर, इसको बोलते हैं मसर, महत्तम समापवर्तक, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब हम इसके नियम जानते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो नियम लिखिए, इसमें लिखिए, पहले स्टेप में क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं सर्वप्रथम दी गई संख्याओं का, सर्वप्रथम दी गई संख्याओं का क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सर्वप्रथम दी गई संख्याओं का सबसे पहले क्या करते हैं, सर्वप्रथम दी गई संख्याओं का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए सर्वप्रथम हम दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जितनी संख्या, चाहे 2 संख्या दी हो, चाहे 3 संख्या दी हो, चाहे 4 संख्या, हम उसका क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। एचसीएफ निकालना है, हम लिख रहे हैं 2 या 2 से अधिक संख्याओं का हमको एचसीएफ निकालना है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ निकालने का क्या नियम है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ निकालने का क्या है, संख्या, देखिए इसमें लिखते हैं संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात के रूप में लिखते हैं, घात लेते हैं या सबसे छोटी घात के रूप में लिखते हैं। इस प्रकार तीसरा नियम क्या हो गया, हमको 2 या 2 से अधिक संख्याओं का, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालेंगे, इसमें लिखेंगे दी गई संख्याओं में प्रत्येक संख्याओं का गुणनखंड करते हैं। देखिए, दी गई संख्याओं का प्रत्येक का उभयनिष्ठ, प्रत्येक का अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात के रूप में लिखते हैं, बड़ी घात के रूप में लिखते हैं। इस संख्याओं का प्रत्येक में अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात के रूप में गुणनफल लिखते हैं और सबसे बड़ी घात के रूप में लिखते हैं। अब हम चौथे नियम लिखते हैं। अब देखिए, हमारा एचसीएफ निकल के आया है और एलसीएम निकल के आया है। यहाँ पर एलसीएम है, यहाँ पर एचसीएफ है। अब जितनी भी संख्या दी रहेगी, जैसे मान लीजिए कोई 2 संख्या दिया है, जिसका मान लीजिए ए और बी, मान लीजिए हमको एचसीएफ प्राप्त है, एचसीएफ हमको मालूम है, एलसीएम निकालना है, तो ये सूत्र लगाएंगे। ठीक है, ए गुणे बी बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, मतलब ए और बी का, इसमें लिखेंगे ए एचसीएफ ए कामा बी गुणे एलसीएम किसका, ए गुणे बी का, ये सूत्र अप्लाई करेंगे। मान लीजिए कोई 2 संख्या दिया है, उसमें एचसीएफ दे दिया है इतना, तो एलसीएम निकालने के लिए यही सूत्र को अप्लाई करेंगे। या 2 संख्या दे दिया है, एलसीएम दिया है, एचसीएफ पूछा है, तो ये सूत्र लगाएंगे। या एलसीएम और एचसीएफ दोनों दिया है, एक संख्या दे दिया है, दूसरी संख्या पूछा है, तो ये सूत्र को आप लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको देखिए, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यही 4 नियम है। फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ। सर्वप्रथम दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले जितनी संख्या दी रही होगी उसका कहते हैं अभाज्य गुणनखंड करते हैं। दूसरे स्टेप में क्या है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ, मतलब 2 या 2 से अधिक संख्या जितने भी दे उसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, संख्याओं में जितनी संख्या दी, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड
मतलब जितनी भी संख्या दे रहे उस पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करके उभयनिष्ठ जो मिलता है उसे हम छोटी घात के रूप में गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। इसी प्रकार देखिए 2 या 2 से अधिक संख्याओं की एलसीएम कैसे निकालते हैं। दी गई संख्याओं का प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात के रूप में गुणनखंड लिखते हैं। अब ये देखिए 2 संख्या दी है उसका एलसीएम इस प्रकार निकालते हैं। आप लोग इसे नोट करिए। एक गुणनखंड के अंदर जाता है वृक्ष द्वारा गुणनखंड, वृक्ष द्वारा गुणनखंड। ये सवाल ने दिया कि हमको वृक्ष द्वारा गुणनखंड करिए तो किस प्रकार करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम कोई संख्या लेते हैं, संख्या लेते हैं 18। मान लीजिए 18 कोई संख्या है, इसी तरह है कि वृक्ष द्वारा इसका गुणनखंड कीजिए। तो वृक्ष द्वारा गुणनखंड कैसे करेंगे। सबसे पहले 18 लिखेंगे। इसका देखिए सबसे पहले अभाज्य छोटी संख्या क्या है 2, यहाँ पर 2 लिखेंगे। सबसे पहले देखिए छोटी संख्या 2 इस पर कटता है कि नहीं। देखिए 18 2 से कट रहा है तो देखिए कितनी बार जाएगा 2 9 18। यहाँ पर क्या लिखेंगे 9। देखिए 9 में 2 का गुणा करेंगे तो ऊपर वाली संख्या प्राप्त हो जा रही है। 9 में 2 का गुणा करेंगे 18 आ रहा है ना। तो ये क्या करें वृक्ष द्वारा गुणनखंड ऐसे होता है। ठीक है। अब देखिए 18 2 में ब्रेक हो गया, एक 2 में एक 9 में, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वही प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए हमको इसका तो नहीं कर सकते हैं गुणनखंड। अब 9 का गुणनखंड करेंगे। अब इसका हम वृक्ष बनाते हैं, हमेशा 2 खंड करेंगे। ठीक है। अब ये देखिए 3 से कटता है, 3 से ये कितना से कटेगा 3। अब देखिए 3 में 3 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 9। अब इसका गुणनखंड नहीं होगा, इसका गुणनखंड नहीं होगा। यही देखिए वृक्ष द्वारा गुणनखंड आपको निकालना है, करना है। अब देखिए इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, इस प्रकार से जाएंगे। इसको लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो इसका गुणनखंड कितना आ जाएगा 3 का 18। वृक्ष द्वारा गुणनखंड इस प्रकार इसका ग्राफ करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक सवाल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई है 36 का हमको वृक्ष द्वारा गुणनखंड करना है। तो किस प्रकार करेंगे, जिस प्रकार ये प्रोसेस किए उसी प्रकार इसका करेंगे। सबसे पहले इसका 2 पैर बनाएंगे। क्या बनाएंगे 2 पैर बनाएंगे। अब देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2 होती है। तो इसमें क्या करेंगे 2 से कटाएंगे तो कितनी बार जाएगा 2 2 1 कम 2 2 8 16, 2 1 कम 2 2 8 16, 18 2 36। देखिए प्राप्त हो रहा है। अब देखिए 18 का गुणनखंड करेंगे। 2 का क्यों नहीं करेंगे, 2 है तो अभाज्य संख्या हुई ना, इसलिए इसे नहीं करेंगे। हमेशा जो वृक्ष द्वारा गुणनखंड होता है हमेशा भाज्य संख्या का ही किया जाता है। देखिए भाज्य संख्या या सम संख्या का। अब देखिए जैसे ये 2 से कटेगा 2 9 18, यह क्या पर कितना आएगा 9। अब देखिए 2 में 9 का गुणा करेंगे तो 8 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए 9 कितनी बार जाएगा 3 में, 3 का गुणा इसमें करेंगे, 3 का गुणा इसमें करेंगे। ये देखिए जो तैयार हो रहा है एक वृक्ष टाइप का, मतलब फूटता हुआ चला जा रहा है। तो इसे हम वृक्ष द्वारा गुणनखंड कहते हैं। अब इसमें देखिए अभाज्य गुणनखंड के लिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये वृक्ष द्वारा गुणनखंड हो गया। तो इसका मतलब कितना आएगा 36। ये वृक्ष द्वारा गुणनखंड हुआ है। तो वृक्ष द्वारा गुणनखंड करने के लिए आप लोग इस वाले में 2-3 क्वेश्चन करना लेते हैं। 140 का लिए अभाज्य गुणनखंड, 140 का अभाज्य गुणनखंड करिए। देखिए 140 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे। इसको 140 से ब्रेक करेंगे, 2 गुणे 2 में इसका भाग कितना आ जाएगा 70। अब 70 में भी 2 का भाग करेंगे कितना आ जाएगा 2। अगर इस प्रकार नहीं आ रहा तो देखिए हमको क्या करना है 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। देखिए हमको क्या करना है 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका क्या है, इसमें देखिए 140 है, आप लोग एलसीएम निकालना जानते हैं। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे अभी मैंने बताया है। एलसीएम निकालने का तरीका क्या है। अब देखिए सबसे छोटी अब क्या है अभाज्य संख्या 2 है, इसे सबसे पहले 2 से कटाएंगे। 2 सत्ते 14, 0 पड़ गया, फिर 2 से कटाएंगे, 2 तिहाई 6, 2 पंजे 10। ठीक है। अब देखिए 35 आ गया, ये कितनी बार कटेगा 5 से, 5 सत्ते 35, फिर 7 से कटेगा 7 एकम 7। देखिए ये एलसीएम निकल के आया 2 गुणे 5 गुणे 7। अब देखिए हमको उसको अभाज्य, तो एलसीएम हो गया, इसको हम अभाज्य संख्या के रूप में लिखना है। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, ये सब संख्या अभाज्य है। तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। देखिए ये तो एलसीएम हो गया, ये हमको क्या हो गया एलसीएम निकाले हैं। इसको हम क्या निकाले हैं इसका एलसीएम। लेकिन ये क्या लिखा है 140 का अभाज्य गुणनखंड। ये देखिए 2 2 5 7, ये क्या है अभाज्य संख्या है। ये क्या है अभाज्य संख्या, ये तो अभाज्य गुणनफल हो गया। अब देखिए हमको इसमें अंकगणित की आधारभूत प्रमेय लगाना है। तो इसको घात के रूप में लिखिए। 2 का घाते कितना है 2, फिर कितना है 5 घाते 1, फिर 7 घाते कितना है ये है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का इसमें लागू होगा। तो इस प्रकार से जिससे हमको अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है। आप लोग निकालिए। इसमें हमें दे रहे हैं 156 का निकालिए और उसमें कमेंट करिए वीडियो में। और दे रहे हैं 238 का, ये 2 निकालिए
और आप लोग आंसर का जवाब दीजिए कमेंट में इसका कि अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा और इसका एलसीएम क्या आ जाएगा। 6,20 6,20 को हमको एलसीएम और एलसीएम इसका निकालना है, एलसीएम और एलसीएम और एचसीएफ बताना है 6 और 20 का। तो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जिसे 6 दिया है 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 3, ये अभाज्य गुणनखंड हो गया, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 20 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 20 का क्या हो जाएगा 2 गुणे 5, ये अभाज्य गुणनखंड हो गया 20 का। तो एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन मतलब सबसे कम मल्टीप्लिकेशन। देखिए जो सबसे पहले हमको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, देखिए एचसीएफ देखिए ये कॉमन है, ये कॉमन है। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं 2। अब देखिए ये दो है, यहाँ पर 2 है नहीं है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है। तो इसी प्रकार एचसीएफ को निकल के आएगा इसका 2, और एलसीएम इसका क्या निकल के आएगा, एलसीएम क्या निकल के आएगा 2 तो उभयनिष्ठ था ही, 2 तो उभयनिष्ठ था ही, और क्या बच रहा है 2 बच रहा है, 3 बच रहा है, 2 बच रहा है, फिर क्या बच रहा है 3 बच रहा है, फिर क्या बच रहा है इसमें 5 बच रहा है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5। देखिए एलसीएम निकालने का सिंपल तरीका है, जो उभयनिष्ठ है इसको सबसे पहले लिख देते हैं 1, बाकी जो संख्या बची है, इतनी संख्या बची है हम इसे उतार लेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, गुणनफल तो 2 दूनी 4 3 12 12 पंचे 7, तो इसका एलसीएम क्या निकल के आएगा 7। तो इस प्रकार एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। पूरी वीडियो में चाहे कोई भी संख्या, चाहे 2 संख्या दी हो चाहे 3 संख्या दी हो, जितनी संख्या दी हो सबसे पहले उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद फिर उसका एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो भी कॉमन दिया है उसका एलसीएफ पूरी संख्या को लिख देते हैं। b बराबर एचसीएफ a,b गुणे एलसीएफ a,b का हमको सूत्र का प्रयोग करके हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। इसमें देखिए 2 संख्या दिया है a और b। हम मानते हैं एक संख्या कितना है 96, दूसरा कितना है 404। ठीक है, एक संख्या कितना है 96, दूसरा कितना है 404। देखिए हमको 2 संख्या दे दिया है, एक कितना दे दिया है 96, एक दिया है 404। इसमें एक मान दे दिया है 96, बी मान कितना दे दिया है 404। इस सूत्र का प्रयोग करके हमको एलसीएफ और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो देखिए ए बराबर कितना है 96, बी बराबर कितना है 404। ठीक है, हमको ये सूत्र लगा के हमको सबसे पहले क्या निकालना है, चाहे एचसीएफ निकालिए चाहे एलसीएम निकालिए। अगर मान लीजिए एलसीएम निकाल रहे हैं तो एलसीएम निकल गया तो इसमें एचसीएफ आराम से निकाल पाएंगे। अगर मान लीजिए एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकल पाएगा तो इसमें एलसीएम आराम से निकाल पाएंगे। देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो 96 है हम सबसे पहले उसका गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, 96 का अभाज्य गुणनखंड करिए। इसमें 2 घटाएंगे 2 2 चौक 8 2 8 16, फिर 2 घटाएंगे 2 दूनी 4 2 चौक 8 12 12 6, फिर 2 गुणे 3। अब देखिए 96 आ रहा है, 2 गुणे 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 32 तिरिक 96। जो संख्या थी 96 हम उसका अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। अब इसी प्रकार 404 दिया है तो 404 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसे सबसे पहले छोटी संख्या अभाज्य संख्या है 2, 2 घटाएंगे 2 गुणे कितना आ जाएगा 201, फिर 2 घटाएंगे फिर कितना आ जाएगा 101। अब 101 किससे कटेगा, उससे आप लोग 101 से सीधा घटा दीजिए 101। ठीक है, अब देखिए हमको सिंपली इसमें क्या करना है, हमको एचसीएफ निकाल लीजिए। इसमें क्या निकाल लीजिए एचसीएफ देखिए क्या कॉमन है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, बाकी यहाँ पर 101 है, इधर 101 नहीं है, 2 3 कुछ भी नहीं है। तो एचसीएफ कितना निकल के आएगा 2 गुणे 2 बराबर कितना निकल के आएगा एचसीएफ बराबर कितना निकल के आएगा 4। अब देखिए जब एचसीएफ निकल के 4 आ गया तो हमको एचसीएफ निकालना है सिंपल। तो इसमें सवाल में क्या निकालना है एचसीएफ और एलसीएम, ये 2 सवाल निकालना है। हमको ये सूत्र का प्रयोग करना है। अब देखिए 2 संख्या क्या थी a गुणे b, पहला था 96, दूसरा क्या था 404 बराबर एचसीएफ क्या निकल के आया है, इसमें 4 रखेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे 4। हमको एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है किसका 96 और 404 का। अब देखिए यहाँ पर 4 मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर भाग आ जाएगा, सिंपली हम क्या करते हैं एलसीएम यहाँ पर निकाल लेते हैं। एलसीएम कितना 96 गुणे 404 बराबर क्या आ जाएगा 96 गुणे 404 भागे 4। ठीक है, इसे हम सिंपली कटा देते हैं, कितना आ जाएगा 101, तो इसे गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 96। तो एलसीएम कितना निकल के आएगा 96। यह एचसीएफ 4, एलसीएफ
96 तो इस प्रकार ये सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, मैंने आज आप लोगों को अंकगणित आधारभूत प्रमेय के बारे में बताया था। उसके अंतर्गत आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ का सूत्र बताया था। दो संख्या दिया उसका एचसीएफ, मान लीजिए दो संख्या दिया उसका एचसीएफ दिया हो तो एलसीएम कैसे निकालेंगे ये भी सूत्र आप लोगों को इस प्रकार बताया था। ठीक है, चलिए, अगर मेरे वीडियो को अच्छा लगा तो अपने चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।